हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट टर्म तक हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन कर चुके थे। तो न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, फिर फोर्स का इफेक्ट क्या क्या आ रहा है, पुली वाले डायग्राम कुछ देखे थे। अब आज चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो फ्रिक्शन के बारे में दो चार पहले बेसिक बातें कर लें। मान लीजिए आपके पास हमारा आज डिस्कशन करने वाला टॉपिक है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण। तो घर्षण डिस्कशन करने से पहले दो एक बातें और देखिए जरा। सर मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है या टेबल है, और इस टेबल या प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास m है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाएगा तो प्लेटफॉर्म को नीचे की तरफ प्रेस करेगा, यानी ऑब्जेक्ट दरअसल प्लेटफॉर्म पर अपना भार लगाएगा। कितना वेट लगाएगा, कितना वजन लगाएगा, mg लगा के दोनों का कांटेक्ट बनाएगा, संपर्क बनाएगा। और जैसे ही संपर्क होगा, जैसे कांटेक्ट होगा, शुरू हो जाएगा एक्शन रिएक्शन, यानी ब्लॉक टेबल पे करेगा नीचे की तरफ एक्शन, बदले में टेबल ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लगाएगी रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के ठीक इक्वल, और डायरेक्शन में कैसे, अपोजिट, यानी क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के ठीक बराबर, और डायरेक्शन यानी कि दिशा के हिसाब से एक दूसरे के ठीक विपरीत। तो हम कह सकते हैं घर्षण हमने से पहले चल रहे हैं। हमने कहा जैसे ही हमने किसी टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक रखा तो ब्लॉक ने टेबल को नीचे की तरफ किसी एक्शन से प्रेस किया, एक्शन करते ही उसे बदले में रिएक्शन मिला। एक्शन रिएक्शन दोनों आपस में बराबर। जब तक दोनों चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी, संपर्क में रहेंगी, तो उनमें संपर्क बल लगता रहेगा। इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, संपर्क बल लगेगा। संपर्क बल दो होते हैं, एक जो कांटेक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर काम करे, यानी संपर्क सतह के लंबवत काम करेगा। ऐसे कांटेक्ट फोर्स को, ऐसे संपर्क बल को हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो इसे हम लिख दिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक और कांटेक्ट फोर्स होगा, मान लो कोई m मास है, इसी किसी टेबल पर ऐसे रखा, सीखते चलो, इसी किसी टेबल पर ऐसे रखा, ठीक, m मास को किसी टेबल पर रखा, और जैसे टेबल पर रखा तो एक्शन रिएक्शन तो चालू हो गया। लेकिन जैसे ही m मास को आप मूव कराना चाहोगे, यानी जैसे इसे खिसकाना चाहोगे, तो आपने जैसे इस पर F बल लगाया, आपने चलाना चाहे इसे राइट साइड, वैसे ही टेबल और m मास के बीच में जो रफनेस है, जो खुरदुरापन है, वो खुरदुरापन इन दोनों के बीच में ग्रिप बना चुका है, पकड़ बना चुका है। तो जैसे ही आप चलाने की कोशिश करोगे आगे की तरफ, इन दोनों के बीच में उपस्थित संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों की मोशन की टेंडेंसी का अपोज करेगा, इसकी गति की प्रवृत्ति का विरोध करेगा। तो यदि यह चलना चाहे राइट साइड तो जरूर एक बल एक्टिव हो जाएगा लेफ्ट साइड, जो कि इस m मास की गति का विरोध करेगा। और जो भी बल m मास का, यानी m द्रव्यमान का टेबल के ऊपर गति करने से विरोध करना शुरू कर देगा, इसी बल को हम लोग कहेंगे घर्षण बल। तो हमने दो फोटोज आपको इसलिए अलग अलग बना के दिखा दी ताकि आप चीज़ों को बारीकी से देख पाएँ कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल या प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है तो भी एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक संपर्क बल होता है। इसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ये संपर्क सतह यानी कांटेक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर लगता है। दूसरा एक और होता है कि दो बॉडीज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, लेकिन अगर बॉडी में चलने की टेंडेंसी है, यानी वस्तु में यदि चलने की प्रकृति है, तो चलने की प्रकृति का विरोध करने वाला भी एक बल होता है। वो जो भी कांटेक्ट सरफेस होगी, जो भी संपर्क सतह होगी, उसके अनुदिश काम करेगा, उसके अलाउंग काम करेगा, गति की दिशा के विपरीत काम करेगा। और ऐसे बल को हम लोग कांटेक्ट फोर्स यानी घर्षण बल कहते हैं। अब घर्षण बल के बारे में तीन चार छोटे छोटे पॉइंट्स पहले आपको बता दें। तो सबसे पहला बड़ा बेसिक सा पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, घर्षण है क्या, ये बात आप समझ लें। घर्षण यानी कि हम लोग फ्रिक्शन की अगर बात करें, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन सबसे पहली बात एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, एक कांटेक्ट फोर्स है। और कांटेक्ट फोर्स का हिंदी मतलब होता है संपर्क बल, यानी दो चीज़ जब कांटेक्ट में आएंगी तभी फोर्स एक्टिव होगा। इन दो चीज़ जब संपर्क में आएंगी तभी फोर्स एक्टिव होगा। दूसरी बात
करता क्या है, तो हम याद रखेंगे ये सरफेस, बिल्कुल छोटी छोटी बात, सरफेस इंटरलॉकिंग करता है। ये दो सरफेसेस को, दो सतहों को आपस में इंटरलॉक कर देता है, ग्रिप बना देता है, सरफेस की इंटरलॉकिंग करता है। क्लियर, ये ऐसे टर्म दिमाग में रखना है। तीसरी, किस हद तक इंटरलॉकिंग करता है या क्यों आता है, तो हम कहेंगे अगर ये सतह चिकनी होती, परफेक्ट स्मूथ होती, हालांकि पूरे ब्रह्मांड में कोई बहुत आइडियल स्मूथ सरफेस पॉसिबल नहीं है, आदर्श चिकनी सतह पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई सतह ही नहीं इसमें घर्षण ना हो, तो वैसे घर्षण सब जगह होगा। फिर भी मान के चलते हैं कि अगर सतह में थोड़ा बहुत भी खुरदुरापन है, तो खुरदुरेपन की वजह से इसकी रफनेस यानी ब्लॉक की रफनेस और टेबल की रफनेस आपस में इंटरलॉक कर लेती, ग्रिप बना लेती। यानी इस फोटो को, इस वाले हिस्से को अगर हम जूम करके देखें, हम लिख दे रहे हैं कि इसे हम जूम करके देख रहे हैं, तो जूम करके देखोगे तो ये रहा ब्लॉक और ये रहा टेबल, और इन दोनों के बीच में हो चुकी इंटरलॉकिंग। इन दोनों के बीच में ऐसा हो गया कि जो जिगजैग नाम के स्ट्रक्चर थे वो आपस में फंस गए। ठीक, तो पहली बात तो संपर्क बल है, कांटेक्ट से आएगा, कांटेक्ट नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सरफेस इंटरलॉकिंग हो जाएगी, सरफेस इंटरलॉकिंग हो जाएगी। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अपने आप में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स है। ध्यान देना, सरफेसेस इतनी करीब आ जाती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, यानी इसके नाभिक को इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे और इसके नाभिक को इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। इस तरह की बॉन्डिंग हो चुकी, दो सतहों के बीच में इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को, इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया इंटरलॉकिंग करने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल है, इसे हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत चुंबकीय बल है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चलने की टेंडेंसी का अपोज करता है, तो इट अपोजेस द टेंडेंसी, एक सेकेंड, टेंडेंसी टू मूव। करता क्या है, ये चलने की, पूरी बात ना लिख के उनके उत्तर देना, प्रवृत्ति, पूरा लिख दें, क्या पूरा लिख दें, ये चलने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। तो छोटी छोटी दो चार बातें फिर से रिकॉल कर दें। आपसे कोई पूछे फ्रिक्शन क्या है, आप कहेंगे फ्रिक्शन अपने आप में कांटेक्ट फोर्स है। आपसे कोई पूछे किस तरह का फोर्स है, आप कहोगे वैद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आपसे कोई पूछे कैसे आएगा, आप कहोगे जब सरफेस के ऊपर सरफेस रखी जाएगी, पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ, सतह के ऊपर सतह संपर्क में रखी जाएगी, तो ऐसा करने से दोनों सतहें आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं किसी वैद्युत चुंबकीय बल की वजह से, जो अब किसी भी सतह का, अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर टेबल खिसकाओगे तो ब्लॉक रोकेगा, ब्लॉक खिसकाओगे तो टेबल रोकेगी, यानी दोनों के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, पारस्परिक गति का विरोध करता है, अपेक्षिक गति का विरोध करता है। किसी को भी खिसकाओगे किसी के ऊपर, हाँ दोनों साथ साथ चलाओ, दोनों को साथ साथ पकड़ लो, दोनों को पकड़ो, साथ साथ खिसकाओ, कोई फ्रिक्शन नहीं काम करेगा। फ्रिक्शन तब काम करेगा, घर्षण तब काम करेगा जब एक सतह को दूसरी के ऊपर सरकाया जाएगा, खिसकाया जाएगा, स्लाइड किया जाएगा। क्लियर। अच्छा, गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। हम कह रहे मान लो गति की प्रवृत्ति ना हो, हम कह रहे मान लो इस पर बल ना लगाएं, खूब खुरदरापन हो, यहाँ खूब रफनेस हो, टेबल में भी और ब्लॉक में भी, लेकिन दो चीजें केवल संपर्क में रहेंगी तो घर्षण काम नहीं करेगा। घर्षण केवल तब एक्टिव होगा, घर्षण केवल अपना रोल तब दिखाएगा, अपना प्रभाव तब दिखाएगा जब आप वस्तु को चलाने की प्रवृत्ति दिखाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई मैं मान लूँ? तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स थे तो हमने लिख भी दिए, घर्षण का फोटो आपको दिखा भी दिया, कैसा जूम स्ट्रक्चर वो भी समझ लीजिए। अब आगे बात करते हैं। इसे रफ कर देते हैं और देखिए, ये तो हो गया थ्योरेटिकल फोटो, थोड़ा सा ज़रूरी भी था। हम कहेंगे दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन के एक्टिव होने का तरीका कैसा है ना। तो मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये लीजिए, और इस प्लेटफॉर्म पर ये कोई मास रखा है, टेबल है, टेबल पर मास रखा है। जो यहाँ पर रफनेस है, हर सरफेस, हर सतह की रफनेस यानी खुरदुरेपन का अपना एक नियतांक है।
इसे म्यू कहते हैं, और म्यू का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी भाषा की बात करें तो इसे हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण गुणांक। क्लियर? अच्छा भाई, ये जो भी बॉडी है, मान लो थोड़ी देर के लिए 2 किलो की है, तो 2 किलो में बल कहाँ की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। कितना लगेगा? 2g। तो 2g नाम का हुआ एक्शन, तो बदले में इसे मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन और 2g एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। क्यों बैलेंस कर रहे होंगे? क्योंकि 2g ना ही नीचे जा रहा ना ही ऊपर जा रहा, अर्थात ऊपर लगने वाला बल नीचे लगने वाले बल को ठीक ठीक बैलेंस कर रहा होगा। तो फोटो देख के इतनी बात तो दावे से कही जा सकती है कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बराबर 2g फोर्स नीचे की तरफ। एक बात डन। अब जैसे ही, अच्छा एक बात बताओ, अभी फ्रिक्शन लग रहा है, अभी घर्षण लग रहा है? आपने कहा सर अभी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें चलने की प्रवृत्ति नहीं है। अब मान लो एक कोई जनाब आ जाए और वो इसे चलाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दे। ये मान लीजिए कोई जनाब है, इनका नाम ही रख देते हैं जनाब। तो जनाब आए, जनाब ने ब्लॉक को पकड़ा और F फोर्स से आगे खिसकाने की कोशिश की। जैसे ही चलने की प्रवृत्ति आएगी, ये टेबल इसे रोकेगी। क्या लगाएगी? घर्षण। कहाँ लगाएगी? गति की दिशा के विरोध में। कितना लगाएगी? Fs। हमने कहा सबसे अधिक कितना लगा सकती है? आपने कहा सर Fs मैक्स। दो सतह के बीच में काम करने वाला, दो सरफेसेस के बीच में काम करने वाला जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स उसे हम Fs मैक्स कहते हैं। और Fs मैक्स का कैलकुलेशन होगा Fs मैक्स अधिकतम संभव घर्षण बल इज इक्वल टू, Fs मैक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या लिखा जाए? म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। अब जरा देखो, Fs मैक्स बराबर म्यू कितना बेटा? म्यू मान लीजिए इस वाली फोटो में म्यू 1/2 दिया है, तो म्यू की जगह 1/2 इंटू एन। एन किसके बराबर? 2g। 2 कितना? 2 और g कितना? ग्रेविटी 2। 2 से 2 कैंसिल। Fs मैक्स बराबर आ गया 10 न्यूटन। अब इस बात को बहुत गहराई से समझिए। अगर 2 किलो का ब्लॉक किसी टेबल के ऊपर रखा है, टेबल और ब्लॉक के बीच जो खुरदुरापन है, जो रफनेस है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका घर्षण गुणांक 1/2 है। तो अगर कोई भी जनाब इसे आगे खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही बॉडी में चलने की प्रवृत्ति आएगी, तो नीचे रखी टेबल इन दोनों की संपर्क सतह पर एक बल लगाएगी, एक फोर्स ऑपरेट करेगी, जो कि इसकी गति का, इसके मोशन का अपोज करेगा। क्योंकि बॉडी में टेंडेंसी टू मूव राइट साइड है, वह दाईं ओर चलना चाहती है, तो फ्रिक्शन विरोध करने के लिए बाईं ओर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। अधिकतम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, जो कि 10 न्यूटन के बराबर है। क्लियर? अब 10 न्यूटन के बराबर का मतलब समझो। 10 न्यूटन के बराबर अगर फ्रिक्शन है, तो इसका तो 10 न्यूटन अधिकतम लग सकता है। 10 न्यूटन हमेशा लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। पूछो कैसे? मान लो आप जनाब की बात करें, जनाब ने 1 न्यूटन से खिसकाया, तो जितने न्यूटन से जनाब खिसकाएंगे, फ्रिक्शन भी कह रहा है अगर हम उतने न्यूटन से अपोज करेंगे। क्यों? जैसे ही 2 किलो पर 1 न्यूटन का बल लगा, मान लो थोड़ी देर के लिए 2 किलो को चलाने के लिए जनाब ने 1 न्यूटन का बल लगाया राइट साइड। जैसे ही 1 न्यूटन लगाया, तो जैसे ही चलने वाला था, इसने नीचे वाली टेबल से कहा कि प्लीज़ हमें रोक लो, हम चलने वाले हैं। टेबल ने कहा तुम्हें रोकने के लिए कितना बल चाहिए? तो ब्लॉक कह रहा है 2 किलो वाला, कह रहा भैया 1 न्यूटन से राइट साइड खींचा जा रहा। टेबल कह रही टेंशन ना लो, हमारे तुम्हारे बीच जो आपसी संबंध है उसकी वजह से अवेलेबल फ्रिक्शन का मान 10 है। तुम्हें अगर 1 चाहिए तुरंत 1 ले लो। 1 इसने लगा दिया पीछे की तरफ, यानी जनाब अगर 1 लगाएंगे आगे की तरफ, तो टेबल लगा देगी 1 पीछे की तरफ। जनाब लगाएंगे 2 आगे की तरफ, टेबल लगाएगी 2 पीछे की तरफ। जनाब लगाएंगे 3 आगे की तरफ, टेबल लगाएगी 3 आगे की तरफ। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आपने कहा सर जितनी इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं टेबल अपनी पूरी औकात भर कोशिश करेगा कि इसे चलने ना दिया जाए। तो इन दोनों के बीच जो अधिकतम घर्षण बल है वो 10 न्यूटन। तो जब जनाब 1, तो ये भी फ्रिक्शन भी 1। जब ये 2 ड्राइविंग फोर्स, ऐसा कह सकते हो जनाब दरअसल ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, चलाने वाला फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं ताकि 2 किलो चलने लगे। तो जैसे जैसे बल लगाता जाएगा या बल का मान बढ़ाता जाएगा, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो आगे 1 पीछे भी 1, आगे 2 पीछे भी 2, आगे अगर लगेगा 3 चलाने के लिए तो विरोध भी होगा 3 से, आगे 4 पीछे 4। ये मामला कब तक बढ़ता जाएगा? 10 तक, यानी आगे 10 पीछे 10।
क्लियर है? तो मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है? तो आपने कहा सर मैक्सिमम रोकने के लिए 10 लग सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन कह रहा है कि 10 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, तो मान लो तुमसे अचानक से क्वेश्चन कर दें कि इस तरफ लिख दें कि एफ जनाब, एक बात और ध्यान देना बेटा कि जनाब है वही ड्राइवर है, वही चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो एफ जनाब को हमने एफ ड्राइवर भी लिख दिया। आप इसे और भी याद रखें, आप इसे एफ अप्लाइड भी लिख सकते हैं। आप हिंदी भाषा में इसे आरोपित बल भी कह सकते हैं। अरे भाई जनाब ही तो बल आरोपित कर रहा, तो एफ ड्राइवर एफ जनाब सब एक ही बातचीत है ना, समझने के लिए बेटा। और देखो और देखो और देखो, और इधर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं पता है? इधर हम लोग लिखने जाना है कि कितना फ्रिक्शन एक्टिव हुआ। हिंदी भाषा की बात करें तो हम लिखने जा रहे हैं कितना घर्षण बल एक्टिव हो गया। आओ बच्चों, आइए आइए आइए। अब देखिए जनाब ने कितना लगाया, आपने कहा सर जनाब ने लगाया 1, तो फ्रिक्शन भी कितना 1। अरे भैया आगे 1 लगा तो रोकने के लिए 1 की जरूरत है। फ्रिक्शन कहता है जितनी जरूरत हो बताना उतना लगेंगे, अधिकतम इतना लग सकते हैं, लेकिन पहले जितनी जरूरत होगी उतना लगेंगे। तो अगर जनाब ने लगाया 1 तो फ्रिक्शन भी लगा 1 न्यूटन। लिख दें साफ साफ थोड़ा सा, 1 न्यूटन, इधर भी 1 न्यूटन। और देखो जरा, जनाब ने 2 आगे, 2 फ्रिक्शन पीछे, जनाब 3 फ्रिक्शन 3। और ऐसे करके जैसे जैसे जनाब का बल बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अब मामला कहाँ तक चलेगा? ये मामला कहाँ तक चलेगा? 10 न्यूटन। इधर ही बोलो कितना? 10 न्यूटन। अब इंटरेस्टिंग बात लास्ट सुनना, अगर जनाब में लगा दिया 11 न्यूटन, तो फ्रिक्शन तो ये तो अपनी अधिकतम वैल्यू तक लग सकता है कितना? 10। तो अगर जनाब में लगाया 11 तो यहाँ अधिकतम लग सकता है 10, यानी जनाब का बल 11 है, फ्रिक्शन अधिकतम 10 है। क्या जनाब का बल जीत जाएगा? कितने जीतेगा? 1 से। और जैसे बल जीतेगा अब ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, खिसक जाएगा। तो कब तक नहीं खिसकेगा? जब तक फोर्स बैलेंस चल रहे हैं। बैलेंस कब तक चलते हैं? जब तक अधिकतम फ्रिक्शन नहीं लग जाता, मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लग जाता। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन। तो अगर जनाब 11 लगाएंगे तो 11 लगाते ही 10 हार जाएगा, और 10 हार जाएगा तो बॉडी जिस तरफ जनाब चलना चाहते हैं उधर चलना शुरू हो जाएगी। तो हम कहें अगर एफ जनाब अप्लाइड बल अगर 11 न्यूटन हो जाए, यानी घर्षण के अधिकतम मान को क्रॉस कर जाए, मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर जाए, तब घर्षण उतना ही लगता रहेगा जितना कि फोटो में आपको दिख रहा है, यानी 10 न्यूटन दिख रहा है। पूरी ताकत लगाता रहेगा। अगर इसने 11 लगा दिया तो घर्षण पूरी ताकत 10 ही लगा पाएगा। 12 लगा देगा तब भी 10 ही लगा पाएगा, 13 लगा देगा तब भी 10 ही लगा पाएगा। अब घर्षण करेगा पूरा प्रयास लेकिन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो अप्लाइड बल है, जो आरोपित बल है, वो अधिकतम संभव घर्षण से ज़्यादा है। तो अधिकतम संभव घर्षण हमेशा काम करेगा। यानी हम सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि अगर जनाब का जो बल है वो घर्षण से बड़ा हो गया तो घर्षण हमेशा अधिकतम लगेगा, जनाब का बल धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, बॉडी में ड्राइविंग टेंडेंसी आएगी, अब बॉडी चल जाएगी। क्लियर? एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन और लेते हैं। तो क्या हम मान लें? अच्छा, इन फोटो को देख को आप एनालिसिस कर सकते हो कि एक फ्रिक्शन का एक फोटो है, इसमें कॉन्टैक्ट होने की वजह से 2 किलोवाट टेबल की वजह से 2 किलोवाट टेबल का कॉन्टैक्ट था। ऐसा करने से सरफेस की इंटरलॉकिंग हुई और एक वैद्युत चुंबकीय बल आ गया दोनों के बीच में, जो कि दोनों के खुरदुरेपन की वजह से आया है, जो कि चलने की प्रवृत्ति का विरोध करेगा। जो ब्लॉक है 2 किलो का, उसमें चलने की प्रवृत्ति है राइट साइड, फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट साइड, अधिकतम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, जहाँ म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक है, एन नॉर्मल रिएक्शन अविलंब प्रतिक्रिया बल है। फोटो में नॉर्मल रिएक्शन का मान 2g mg के बराबर है। तो यहाँ से फ्रिक्शन कैलकुलेट किया 10 न्यूटन। इन दोनों बॉडी के बीच अधिकतम फ्रिक्शन कितना काम कर सकता है? 10 न्यूटन। जनाब का बल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। अधिकतम जनाब उतना कितना बल लगा सकते हैं ये जनाब की मर्जी है, लेकिन अधिकतम फ्रिक्शन फिक्स है, ये 10 न्यूटन से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, अधिक नहीं लग सकता। यानी आगे लगने वाला बल 1 तो पीछे घर्षण हमेशा पहले उतना लगता है जितनी ज़रूरत होती है। तो अगर आगे 1 न्यूटन से ड्राइव मिल रही है, चलने की प्रवृत्ति है, तो घर्षण भी 1 न्यूटन, आगे 2 न्यूटन, पीछे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, ऐसा मामला 10 तक चलेगा। 10 न्यूटन के बाद अगर जनाब का बल ज़्यादा है, 10 न्यूटन हार रहा है, तब बॉडी परमानेंट राइट साइड शिफ्ट होती चली जाएगी। बोलो बेटा, क्या हम इतना मान लें ये मामला डन है? रफ कर दें? चलिए अब इसे रफ कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल समझने के लिए, है ना, और फिर आप इसे जो है
ये एक प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस के ऊपर ये मान लीजिए 2 किलो का ब्लॉक है, और ये आपकी टेबल है। 2 किलो का ब्लॉक, नीचे टेबल, नीचे कौन लग रहा है भाई? बहुत सिंपल सी बात है, 2G। mg काम करेगा, बदले में कौन काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। आपसे कहा जाए यहाँ रफनेस है, आपने कहा सर बिल्कुल रफनेस है, खुरदरापन है। और यहाँ जो खुरदरापन है उसका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान लीजिए आपकी बार वो 0 पॉइंट, या ऐसा करते हैं ब्लॉक चेंज कर देते हैं, 5 किलो का ब्लॉक रख लेते हैं, 5 kg, और म्यू फिर से पिछली बार की तरीके हाफ है, या इसे 0.5 कुछ भी कह लो, एक ही बात। क्लियर? अच्छा भाई, सबसे पहला सवाल इस फोटो के रिगार्डिंग, FS मैक्स हिंदी भाषा में बात करें तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा, अधिकतम संभव घर्षण कितना है? FS मैक्स कितना है? सो FS मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई n। म्यू कितना है बेटा? 1/2। n कितना है? n ऊपर mg आपस में बराबर होते हैं, तो n की जगह में mg रख दिया जाए। mg मतलब 5g, g का मान 10, 2 से काटो कितना लगा? 5, 5 5 से 25, 5 5 25 न्यूटन। अधिकतम संभव घर्षण बल 25 न्यूटन है। दूसरा सवाल सुनते जाना। इस वाली फोटो में हम आगे की तरफ एक बल लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं चलाने के लिए, इसका नाम रख रहे हैं F अप्लाइड। हिंदी भाषा में इसका नाम रखेंगे हम लोग F। अप्लाइड को कहते हैं आरोपित, यानी कितना बल लगा ताकि यह चलने लगे, F अप्लाइड। ठीक, और जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ लगा देंगे हम फ्रिक्शन। यहाँ हम दिखा रहे हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन मतलब FS। अच्छा, ये FS है, FS मैक्स नहीं है। FS मैक्स यानी अधिकतम संभव घर्षण बल बताता है, और FX किसी वक्त घर्षण बताता है। तो दूसरा हम टेबल बनाने जा रहे हैं। एक तरफ लिखेंगे F अप्लाइड, हिंदी भाषा की बात करें तो एक तरफ हम लिखेंगे आरोपित बल, और एक तरफ हम लिखेंगे FS। FS को मैं लिख दे रहा हूं किसी भी समय का घर्षण, फ्रिक्शन एट एनी टाइम, फ्रिक्शन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम का घर्षण। ठीक, अब आप नोट करते चलिए। मान लीजिए F अप्लाइड का मान 0 न्यूटन है। सुनते जाना, ऑन नहीं है यार, इसका मतलब है 0 न्यूटन। अब ये समझ जाना, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन से आपने खींचा, यानी तुमने खींचा ही नहीं, तो खींचा नहीं तो चलने की प्रवृत्ति नहीं, चलने की टेंडेंसी नहीं। और फ्रिक्शन तो आता ही तब जब चलने की टेंडेंसी होती, जब खिसकने की प्रवृत्ति होती। ये कह रहा भैया हमें चलने की कोई टेंडेंसी नहीं, तो टेबल कह रही जब चलना नहीं चाहते तो तुम्हें रोका क्यों जाए, यानी तुम पर कोई घर्षण नहीं लगेगा, 0 न्यूटन। तो ड्राइविंग फोर्स 0, तो रोकने वाला भी 0, 1 न्यूटन। अगर आप 1 न्यूटन से खींचोगे तो जैसे ही 1 न्यूटन चलने वाला था, इसने नीचे टेबल से कहा हमें रोक लो। टेबल ने कहा बिल्कुल रोक लेंगे। टेबल ने ब्लॉक से पूछा कितना लग रहा है, बोले 1 न्यूटन राइट साइड, इसने लगा दिया 1 न्यूटन लेफ्ट साइड। तो जितनी डिमांड उतनी फोर्स लगा दिया। फिर इस पर अगर 2 लगा दिया जाए, 2 न्यूटन आगे की तरफ, तो रोकने वाला भी कितना एक्टिव हो जाएगा, 2 न्यूटन। हमने से पहले भी कहा कि जो फ्रिक्शन बल है, इसे यह भी कहा जाता है कि यह स्व समायोज्य है। हाँ, इससे कहीं बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा अगर आपको मैं थोड़ा सा लिख दूं हिंट के फॉर्म में। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब खुद से एडजस्ट होने वाला। जितनी ड्राइव उतना फ्रिक्शन लग जाएगा। कब तक लगता रहेगा? जब तक चलने की प्रवृत्ति रहेगी। कितना अधिकतम लग सकता है? FS मैक्स के बराबर। तो जब आगे 0 पीछे 0, आगे 1 न्यूटन पीछे 1 न्यूटन, आगे 10 न्यूटन, मान लो आगे 10 न्यूटन, पीछे भी 10 न्यूटन।
आगे 25 न्यूटन, सीधे बात करते हैं और बढ़ा लेते हैं बहुत तेजी के साथ, पीछे 25 न्यूटन। लेकिन अगर आगे 30 न्यूटन या 25 से बढ़ा तो आगे आपने ड्राइव तो बढ़ा दी, लेकिन फ्रिक्शन कह रहा हमारी औकात फिक्स है, हम अधिकतम 25 लग सकते हैं। तो अगर आपने आगे लगा दिया 30 तब फ्रिक्शन तो भैया 25 ही लग सकता है। आगे लगा दो 40, आगे 40, फ्रिक्शन भैया 25 ही लग सकता है। क्यों? फ्रिक्शन अपने एफएस मैक्स तक पहुंच गया है। ठीक, अब मान लो हम छोटी सी फोटो इसकी और बना दें। इसका एक और फोटो बनाने जा रहे हैं कि ये हमारे पास सरफेस, ये सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक, और ब्लॉक आपका कितने किलो का 5, और आगे जो ड्राइव है मान लीजिए हमने उसको सच में लगा दिया है 40 न्यूटन, और पीछे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो आप जानते हैं, आपने कहा 40 न्यूटन लगेगा तो अधिकतम, इसी फोटो को बता रहे हैं, तो घर्षण जो अधिकतम यहाँ उपलब्ध है वो 25 न्यूटन है, वो पीछे एक्टिव हो जाएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, ब्लॉक चलने लगेगा। किधर की तरफ चलेगा? राइट साइड चलेगा, क्योंकि राइट साइड एक निश्चित बल के साथ चलेगा। जहाँ जहाँ बल वहाँ मात्रा, जहाँ जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ एक्सेलरेशन लगेगा। तो हमने कहा एक काम किया जाए, डायरेक्ट हम इसका कैलकुलेशन कर लें। बोलो जरा क्या कैलकुलेशन होगा? आपने कहा सर ये फोटो ध्यान से देखी जाए तो इसमें आगे 40 ड्राइव फोर्स लगने वाला, चलाने वाला, पीछे फ्रिक्शन 25, तो कुल मिलाकर ये राइट साइड ही जाएगा, क्योंकि राइट साइड का फोर्स जीत रहा, ओवरकम कर रहा। तो इसमें हम लिखेंगे 40 न्यूटन आगे की तरफ, 40 न्यूटन आगे की तरफ, माइनस पीछे की तरफ कितना रोकने वाला 25 न्यूटन, बराबर क्या यही बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया, कुल मिलाकर बल हो गया, परिणामी बल हो गया, और नेट फोर्स बराबर हम लोग लिख देते हैं ma। हम तो शुरुआत से कॉन्सेप्ट ही पकड़ते आ रहे हैं, जब से न्यूटन्स लॉ देखें, एफ नेट बराबर ma, जहाँ एफ नेट बॉडी पर लगने वाला नेट बल है। तो आगे 40 पीछे 25 बराबर ma। तो 40 न्यूटन में से 25 न्यूटन अगर घटा दिए जाएँ तो बचेगा 15 न्यूटन बराबर m मास की जगह 5, एक्सेलरेशन का पता नहीं, 5 से काटो 3, तो एक्सेलरेशन बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरी कहानी फिर समझ लो, अगर 5 किलो के ब्लॉक पर 40 न्यूटन का बल आपने लगाया तो फ्रिक्शन हालांकि कोशिश करेगा रोकने की 25 न्यूटन से, लेकिन रोक नहीं पाएगा। तो 40 में से 15 कम हो जाएंगे, बचेगा नेट 15, 40 में से 25 कम होगा, बचेगा नेट 15। तो नेट 15 इसे आगे की तरफ चलाएगा। अब अगर 15 का फोर्स 5 किलो के ऑब्जेक्ट पर लगाओगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। कितने रेट से बढ़ाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ाएगा। हमने आपसे पहले भी कहा था एक्सेलरेशन का मतलब होता है प्रति सेकंड बढ़ने वाली स्पीड। यानी अगर सोचो ये ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट था, रुका हुआ था, और इस पर यही फोटो दिखाई जा रही, तो इसका एक्सेलरेशन 3 आने का मतलब है 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 3, 2 सेकंड बाद 3 और बढ़ जाएगी 6, 3 सेकंड बाद 3 और बढ़ जाएगी 9, और इस तरह ब्लॉक अपनी स्पीड को, रफ्तार को लगातार बढ़ाता रहेगा। क्लियर हो गया? रफ कर दें। एक और सवाल देखेंगे, इसे रफ कर दे रहे हैं बेटा, एक नहीं बल्कि 2 सवाल और देखेंगे, एक इंक्लाइन प्लेन का भी देखेंगे बेटा। रफ कर दें। तो हाँ, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग है। अब आप चाहो तो इसको ग्राफिकली समझ भी सकते हो। इसे जरा सा रफ कर दें, इसे जरा सा रफ कर दें। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए हम 2 एक्सिस ले लें, इसको ग्राफ की तरह बना लें। एक में लगा दें एफ अप्लाइड। एक एफ अप्लाइड का मतलब हो गया कि जो बल हम आरोपित कर रहे हैं, दरअसल जो बल हम अप्लाई कर रहे हैं, और एक पर हम लगा दें एफ एस। एफ एस का मतलब एक पर हम लगा दें फ्रिक्शन। ठीक, तो जैसे जैसे अप्लाइड बढ़ता जा रहा है फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा। भैया जितनी ड्राइव उतने से रोका जाएगा। तो पहले क्या होगा कि जब अप्लाइड 0, अप्लाई 0, फ्रिक्शन 0, अप्लाई 1, फ्रिक्शन 1, अप्लाई 2, फ्रिक्शन 2, तो ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलते जाएंगे। जब ये 1 इधर 1, जब ये 2 इधर 2, और इस तरह करते करते जब इधर 25 इधर भी 25, तो पहले तो ये लाइन धीरे धीरे करके बढ़ेगी एक निश्चित मान तक। जब भी कभी 2 चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि इसके बढ़ने से बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आता है। अधिकतम कितना लग सकता है? जब इधर 25, अप्लाई वाला 25 तो घर्षण वाला भी 25, बस अब इसकी लिमिट खत्म। अब जैसे अप्लाई वाला 25 से ज़्यादा 30, तब ये लग सकता है 25। और सुनो, क्या जैसे ही इस पर अधिकतम संभव घर्षण बल से ज़्यादा बल लगे, मान लो 25 से 26 लगे, तो जैसे 26 लगेगा 25 हट जाएगा, यही चलने लगेगा। और जैसे ही बॉडी चलने लगेगी तो बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन के 2 फोटो, अभी तक बॉडी रुकी थी,
जब तक वस्तु रुकी रहेगी उस पर स्थैतिक घर्षण बल लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे वस्तु चलना स्टार्ट हो जाएगी उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, गतिक घर्षण बल लगेगा। और गतिक घर्षण बल का मान हमेशा स्टैटिक घर्षण मान से थोड़ा सा कम होता है। तो मामला पहले अप्लाई फोर्स बढ़ता रहा, फ्रिक्शन बढ़ता रहा, जैसे मामला 25 से बड़ा हुआ, बॉडी चलने लगी, जैसे चलेगी स्थैतिक यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक यानी गतिक फ्रिक्शन आएगा। इसका मान अधिकतम संभव फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होगा, तो अब वैल्यू 25 से थोड़ी कम हो जाएगी। तो अप्लाई बल भले ही आप 25 से 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे करके बढ़ाते चले जाओ, लेकिन जो अधिकतम संभव घर्षण था वो 25 लग चुका है। और वस्तु जैसे चलेगी, जैसे बॉडी चलेगी, अब उसमें 25 से कम बल आ जाएगा, क्योंकि बॉडी स्लाइड होने लगी तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। और जब तक वस्तु चलती रहेगी तब तक उस पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण बल लगेगा, जिसका मान निश्चित होता है, घटेगा बढ़ेगा नहीं, यानी सीधी रेखा आएगी। क्लियर हो गई बात? तो आपसे कहा जाए बॉडी में कितने तरीके के फ्रिक्शन होंगे, या बॉडी की कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, वस्तु की संपर्क सतह के बीच में कितने तरह के घर्षण होंगे। आप कहोगे 2 तरह के घर्षण होंगे। वस्तु अगर रुकी है तो स्थैतिक घर्षण बल, उसी के लिए निकाला करते हैं हम लोग Fs max। और अगर वस्तु चलने लगी तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक से काइनेटिक हमेशा कम होता है। याद दिला दें कि साइकिल का पहला पैडल मारना टफ होता है, क्योंकि जब आपका साइकिल पहला पैडल मारते हो तो आप स्थैतिक घर्षण के विरुद्ध लड़ाई कर रहे होते हो। लेकिन जब एक बार साइकिल चलने लगी, जब एक बार साइकिल मोशन में आ गया, अब आप काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे होते हैं। अब आपकी लड़ाई गतिक घर्षण बल से होती है, जो कि सामान्यतः स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम होता है। क्लियर है बेटा? तो ये ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ आपके अक्सर हर किताब में लगभग दिया होता है कि पहले फ्रिक्शन बढ़ेगा और बढ़ने के बाद फिर एक निश्चित मान तक पहुंचने के बाद घट के कम हो जाएगा। आप कह सकते हो सर ये वाला सारा पोर्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का है, दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सब स्थैतिक घर्षण के बारे में, और ये वाला सब गतिक घर्षण के बारे में। इट्स ऑल अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो भाई। और वो जो पीक है यही आपका Fs max है, यही आपका Fs max है, अधिकतम संभव घर्षण बल, जिसका इस फोटो के लिए मान 25 न्यूटन था। अब रफ कर दे रहे हैं बेटा। तो घर्षण एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। घर्षण एक विरोधी सेना है जो चलने का विरोध करेगी। जितनी आवश्यकता होगी उतना घर्षण बल लगेगा। क्लियर है? एक और सवाल देख लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सही बात यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन में 2 फ्रिक्शन आते हैं। छोटी छोटी बातें बताते चलते हैं, एक नोट की तरह आप दिमाग में रख भी सकते हैं कि 3 तरह के फ्रिक्शन होंगे, 3 घर्षण। स्टैटिक, सुनना बेटा, स्टैटिक मतलब होता है स्थैतिक घर्षण बल, और काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है गतिक घर्षण बल। स्थिर अवस्था में घर्षण ज़्यादा कम एक्टिव होता है, और गतिक यानी मोशन की स्थिति में ये थोड़ा धीमा हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा। काइनेटिक की 2 कैटेगरी होती हैं। काइनेटिक की, गतिक घर्षण बल की 2 कैटेगरी होंगी। कौन कौन सी 2 कैटेगरी होंगी? तो वस्तु का स्लाइड करना यानी वस्तु का सरकना अलग बात है, और वस्तु का यानी ऑब्जेक्ट का सरकना अलग बात है, और ऑब्जेक्ट का रोल करना अलग बात है। तो वस्तु रोल करेगी तब भी तो गति कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और खिसक रही, सरक रही है तब भी तो गति कर रही है, फ्रिक्शन आएगा। आपको ध्यान देना है। अब 2 फ्रिक्शन और दिखाई देंगे, एक F स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग मतलब सरकना मतलब सर्पी घर्षण बल, और एक F रोलिंग आएगा। रोल मतलब होता है लोटना, पलटना, लोटनिक घर्षण बल। अब इनमें अगर कंपैरिजन करोगे तो याद करो, अगर आप किसी चीज़ को सरकाते हो तो रगड़ ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर उसी चीज़ को लुढ़काते हो रगड़ कम लगती है। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, सर्पी घर्षण लोटनिक से ज़्यादा होगा। अब अगर ये देखो बात समझे ना, स्टैटिक काइनेटिक में स्टैटिक बड़ा,
काइनेटिक के दोष से उसमें स्लाइडिंग बढ़ा। तो पूरी अगर कहानी ऑर्डर से लिखी जाए, ऐसे ऑर्डर से एक बार में लिख लो ऐसे, तो आप कहोगे एफ स्टैटिक, अब वहाँ से हिंदी देख लेना, स्थिति वाला सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन सा स्लाइड वाला, और सबसे छोटा कौन सा रोल वाला। ठीक, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, घर्षण कम करने के तरीके, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करो, है ना, जैसे पाउडर का इस्तेमाल करो, ग्रीस का इस्तेमाल करो, ऑयल का। होता क्या है कि मान लीजिए कोई वो एक सतह है, तो इसमें हर सतह में डेंट बने होते हैं, गड्ढे होते हैं जो कि नहीं दिख सकते। ये गड्ढे जूम करके देखे जाएं, जूम करके, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। तो इन गड्ढों में जैसे ग्रीस या ऑयल भरोगे, गड्ढे भर जाएंगे, और गड्ढे भर जाएंगे तो दोनों सतहों के अगर गड्ढे भर गए, ये गड्ढे भर गए, ये गड्ढे भर गए, ये गड्ढे भर गए, तो अब इन दोनों के बीच इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, ग्रिप नहीं बन पाएगी, फ्रिक्शन कम एक्टिव होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और इसी क्रम में रफ कर एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन नोट की तरह। तो इसे आप मान लीजिए ये फर्स्ट नोट है, एक और सेकंड नोट हम लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जो साइकिल होती है, साइकिल की आपको 2 फोटोज़ दिमाग में रखनी है। कौन कौन सी 2 फोटोज़ रखनी है दिमाग में, वो ध्यान दें। ये मान लीजिए साइकिल है, ये आपका करियर। अगर साइकिल में पैडलिंग जारी है, ये पैडल लगा है, ये पैडल लगा है, तो अगर आप पैडलिंग जारी किए हो, आप पैडल करते जा रहे हो, तो आगे वाले पहिए पर फ्रिक्शन पीछे और पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन आगे। ये कहानी है पैडलिंग की। लेकिन यानी कि आप इसको ड्राइव देते जा रहे हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो आप इसको चलाते जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आगे वाले पहिए पर फ्रिक्शन पीछे और पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन आगे। ठीक, एक तो ये बात हो गई। और मान लो अगर इसी साइकिल की बात करें, हाँ, इसी साइकिल की बात करें जब आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं नो पैडल। नो पैडल, अगर पैडलिंग करना बंद कर दो, गाड़ी रुक जाए और खुद से खिसके, खुद से चल रही है, चलिए अभी भी रही है, चलिए पहले भी रही थी। अरे भैया साइकिल खड़ी होगी तब थोड़ी फ्रिक्शन काम करेगा, जब चलने की प्रकृति होगी तब होगा। तो चलने में 2 कहानी हो सकता है, पैडल मारते जा रहे हो तो आगे वाले पहिए में पीछे, पीछे वाले में आगे। लेकिन अगर मान लो पैडल मारना चलाते चलाते बंद कर दिया, तब भी तो साइकिल के चलती की जाएगी, खसकती जाएगी। अब सोच के देखो, अगर पैडल मार के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद साइकिल अपने आप धीमी 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 रुक जाएगी। इसका मतलब दोनों पहियों में पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ भी पीछे, यहाँ भी पीछे। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर साइकिल में पैडलिंग चल रही, गति चल रही है, तो ऐसे में धक्का कहाँ लगेगा, और पैडलिंग बंद है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, धक्का मीन्स फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। क्लियर बच्चों? चलो, तो इस बातों को रफ कर देते हैं। एक सवाल बेटा और करेंगे, एक सवाल और सीखेंगे, फिर उस सवाल के बाद हम इस टॉपिक को विराम दे देंगे। फिर आप अपने मन से क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप तकरीबन देखेंगे कि अब आपके लेवल की कंपटीशन एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन इत्मीनान से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? चलो, तो एक सवाल और देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, क्लियर, और इस प्लेटफॉर्म में ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट 2 किलो का है, आगे की तरफ एक फोर्स लगा दिया, मान लीजिए 20 न्यूटन का है। ठीक, और यहाँ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान लीजिए अब की बार वो 0.2 है। तो आपसे पूछा जाए चलेगा नहीं चलेगा, आपने कहा चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए, अच्छा इसे चलाने से कौन रोक सकता है? फ्रिक्शन यानी घर्षण। कितना फ्रिक्शन यहाँ अवेलेबल है? आपने कहा सर फ्रिक्शन चलने की प्रकृति के अपोजिट लगेगा, यानी पीछे लगेगा। कितना लगेगा? Fs मैक्स लग सकता है। Fs मैक्स किसके बराबर? म्यू एन के बराबर। म्यू बोलो कितना? 0.2। एन बोलो किसके बराबर? mg के बराबर। नॉर्मल ऊपर, mg का मतलब 2g, 2 का मतलब 2g का मतलब 10। ध्यान से देखो, दशमलव हटा 0 गया, 0 गया, 0 हट गया, डेसिमल हटा 0 गया, तो ये हो जाएगा 2 जा 4 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन लग सकता है। आप कितना लगा रहे हो? 20 न्यूटन। तो क्या 20 न्यूटन वाला फोर्स आराम से 4 न्यूटन को हरा देगा? अब देखो फोटो क्या बनेगी। आगे कितना?
20, पीछे कितना 4, ये बन गया एफ नेट। और एफ नेट बराबर एम ए, एम की जगह 2 इंटू ए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इस बात को, एफ नेट बराबर एम ए। और आसान सुनना, एफ नेट का मतलब एफ आगे माइनस एफ एस पीछे बराबर एम ए। आगे एफ है 20 माइनस पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 4 बराबर एम की जगह 2, ए का पता नहीं, 20 में से 4 निकल गए 16, 16 बराबर 2a, 2 से काटो 8, a बराबर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए, कोई डाउट? क्लियर है? मान लिया जाए आपको क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम इंक्लाइन प्लेन की भी देख लेते हैं बेटा, एक इंक्लाइन प्लेन वाली भी। हाँ, एक प्रॉब्लम ऐसी भी देख लो, एक क्वेश्चन ऐसा भी देखो, 2 किलो की बॉडी, ये रस्सी, फिर 2 किलो की बॉडी, फिर 20 न्यूटन की जगह अब की बार हम थोड़ा और बढ़ा देते, 40 न्यूटन कर देते हैं, 40 न्यूटन। और यहाँ पर एक जैसी सतह है, इसका म्यू बराबर 0.2 है, इसका भी म्यू बराबर 0.2 है। क्लियर? समझ से चलना बेटा। हमसे कह रहा है क्या, पूरा डिस्कशन करो, हमसे कह रहा है। मैं कहा कोई बड़ी बात नहीं, जैसे चलाओगे फ्रिक्शन आएगा। कितना फ्रिक्शन लगेगा? Fs1 बराबर किसके? म्यू एन। म्यू कितना? 0.2। एन कितना? mg के बराबर। mg मतलब 2g, 2 दूनी 4 न्यूटन। ड्राइव आगे, फ्रिक्शन पीछे। अच्छा बताओ, 40 में से 4 लगा, क्या 36 बचा? तो 36 जैसे ही आगे चलाएगा, रस्सी से बंधा है हिसाब किताब, रस्सी टाइट होगी तो टेंशन वस्तु में, आगे वाली वस्तु में पीछे टेंशन, पीछे वाली वस्तु में आगे टेंशन। टेंशन हमेशा रस्सी के अलॉन्ग लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी लगता है, बॉडी से दूर, अवे फ्रॉम बॉडी लगता है, बॉडी से दूर। अब ये टेंशन इसे खींचेगा, ये टेंशन जैसे चलाने की कोशिश करेगा, यहाँ भी फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा, इसे Fs2 नाम देते हैं। Fs बराबर फिर से किसके? म्यू इंटू एन। म्यू कितना बेटा? 0.2। एन किसके बराबर? mg के। mg मतलब 2g, 2 से काटो 0.2, 2 आया, 2 दूनी 4 न्यूटन। ठीक, अब इस बात को और गंभीरता से लीजिए। आपने कहा सर हमने लगाया 40, 4 से विरोध इसने किया, 4 से इसने किया, लेकिन चलेंगे तो दोनों। अरे भैया 40 में से 4 हार गया, 36 आगे खींच रहा तनाव के रूप में, और जैसे तनाव यहाँ तक पहुँचेगा, टेंशन पहुँचेगा, ये भी चलेगा आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ठीक, अब क्योंकि बहुत हैवी फोर्स है, वो 40 और दोनों मिल के रोकने वाले, पीछे 4 8। इसका मतलब दोनों ब्लॉक चलेंगे। मैं आपसे पूछूं क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? आपको बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब पता है, हम लिख दे रहे हैं फिर से, पहले पूरे सिस्टम के लिए एफ नेट बराबर हमेशा की तरह एम ए। एफ नेट का मतलब आगे टोटल फोर्स कितना? 40 न्यूटन। न्यूटन नहीं लिख रहे हैं, केवल वैल्यू लिख दे रहे हैं। आगे फोर्स कितना बेटा? 40। पीछे इसमें 4, इसमें 4, 4 4 8 बराबर क्या दोनों चलेंगे? आपने कहा सर बिल्कुल, 2 भी चलेगा, 2 भी चलेगा नहीं, 4 चलेंगे इंटू ए। अब देखो जरा, 40 में से 8 चले गए, 32 बराबर 4 इंटू ए। 4 से काटो, ए बराबर 4 8 32, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ तनाव कितना है, ये तो हो गया एक्सेलरेशन की बात। और टेंशन की बात करते हैं, तो टेंशन के लिए ब्लॉक पकड़ लो। ये रहा ब्लॉक पहला वाला, आगे कितना? 40 न्यूटन, यानी पहले ब्लॉक की फोटो है ना। आगे 40, रस्सी टाइट है, पीछे टेंशन कितना? टी। और यहाँ जो फ्रिक्शन है, खुरदरापन है, वो भी पीछे लग रहा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन पीछे एक्टिव है। कितने न्यूटन एक्टिव है? 4 न्यूटन। क्या ब्लॉक रुका रहेगा? नहीं, आपने कहा सर आगे चलेगा, बहुत ताकतवर बल लगा है, कितना आएगा? ए। अब सब पता है, फिर वही लगाएंगे एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट कितना? आगे फोर्स माइनस पीछे फोर्स। एफ नेट बराबर एम ए में आगे 40 माइनस पीछे ये वाला 4, पीछे टेंशन भी पीछे, तो कुल आगे बल कुल पीछे बल, ये वस्तु पर कुल बल आ गया 40 माइनस टेंशन माइनस 4 बराबर एम ए। एम की जगह 2 और ए का मतलब हम निकाल चुके हैं पहले से 8, तो 2 8 16, इधर ले आओ।
40 में 4 गए 36 माइनस टी बराबर 8 दूनी 16, 16 इधर ले आओ, 36 में 16 चले गए 20 बराबर टी, और टेंशन कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का टेंशन एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं। अब बेटा फ्रिक्शन का एक केस और है, इंक्लाइंड प्लेन वाला, लेकिन लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए फ्रिक्शन का इंक्लाइंड केस और वर्क पावर एनर्जी, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, ये हम लोग अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। बेहतर होगा इस लेक्चर का कुछ पार्ट अगर छूटा है तो आगे उसकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आपको याद रहेगा, आपको एक क्वेश्चन से हम रिवाइज भी करा देंगे फ्रिक्शन, और फिर इसके बाद वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य सामर्थ्य ऊर्जा की तरफ चलेंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेक्चर जहाँ कहीं प्रॉब्लम करे वहाँ किताब की हेल्प ले लीजिए। वैसे मोस्टली लेक्चर को अगर 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, नोट कर लो इसे।